आज पढ़ेंगे परिवहन, क्या पढ़ेंगे, या पढ़ेंगे परासरण, क्या पढ़ेंगे। देखो परासरण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को समझना है कि परासरण का मतलब क्या होता है। मान लो ये कोशिका झिल्ली है, क्या है, कोशिका झिल्ली, इधर का सारा पदार्थ कोशिका द्रव्य हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं होगा। अगर मान लो कि जल का, किसका, जल का कोशिका झिल्ली से होकर के उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता। मान लो इस साइड में जल है और उस जल की सांद्रता कोशिका झिल्ली के अंदर यानी कि कोशिका द्रव्य में कम है, तो कोशिका द्रव्य के अंदर जल की मात्रा कम है तो क्या हो जाएगी, निम्न सांद्रता, क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी निम्न सांद्रता। आगे बात समझे। और कोशिका के बाहर जल की मात्रा ज्यादा है तो हो जाएगी उच्च सांद्रता, क्या हो जाएगी, उच्च सांद्रता। आगे बात समझे। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है, लेकिन किसका, जल का, क्या कहलाता है, जल का। आगे समझे। यानी कि ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, ये कोशिका द्रव्य है, अंदर की ओर जल की मात्रा कम है, बाहर की ओर जल की मात्रा ज्यादा है, तो बाहर से अंदर की ओर जल का गति करना या जल का जाना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। अब ये भी दो प्रकार का होगा, एक तो हो गया निष्क्रिय, दूसरा हो गया सक्रिय। पहला कौन सा हो गया, देखो निष्क्रिय में देखो कुछ अणु कोशिका झिल्ली से होकर के उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कुछ अणु ऐसे हैं जो इस कोशिका झिल्ली से होकर के उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहे, किस तरफ जा रहे, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहे। अब यहाँ पर सांद्रता कम है, इस साइड में निम्न सांद्रता है और इस साइड में उच्च सांद्रता है। आगे बात समझे। तो कोशिका झिल्ली को पार करके जा रहे। तो अब एक बात बताओ, सीधा सिंपल तरीके से समझो कि इस क्लास के अंदर बच्चों की संख्या कम है, बाहर वाले बाहर ज्यादा है, तो बाहर वालों को अंदर की ओर बुलाया जाएगा, तो क्या उनके बैठने की व्यवस्था आराम से की जा सकती है ना। भाई इस कमरे के अंदर लोग, कमरे के अंदर स्टूडेंट की संख्या कम है, एग्जाम्पल के रूप में समझो कि इसके अंदर कमरे के अंदर स्टूडेंट की संख्या क्या है, कम है, कम है ना। तो अब बाहर स्टूडेंट ज्यादा खड़े, तो उन बाहर वाले स्टूडेंट को यहाँ पर हम आसानी से बैठा सकते हैं। आगे बात समझे। तो यहाँ निम्न सांद्रता, बाहर उच्च सांद्रता। आगे बात समझे। अच्छा एक बात बताओ, क्या उनको बैठने के लिए किसी ऊर्जा की आवश्यकता होगी क्या, नहीं, उतनी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। तो ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि जब निम्न सांद्रता उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। भाई एक गिलास पानी से भरी हुई है, दूसरी गिलास खाली है, तो ये इसके पानी से भरी है तो इसके अंदर उच्च सांद्रता होगी। अब इसमें से इसमें डाल दो तो इसमें निम्न सांद्रता है। या मान लो एक नली लगा देते तो इस नली से प्रवेश करेगा, जब ये दोनों बराबर हो जाएगी, बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो यानी कि पानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गया कि नहीं गया। बस याद रखोगे इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। किसकी आवश्यकता नहीं होती है, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसको बोलते हैं निष्क्रिय परिवहन। क्या बोलेंगे, देख लो इस डायग्राम से आप आराम से समझ सकते हो। देखो यहाँ सांद्रता ज्यादा है, यहाँ कम है, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहे। आई बात समझ। दूसरी बात, सक्रिय परिवहन में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा इसका। अब की बार क्या होगा कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाना। किस सांद्रता से, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाना। कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनको गति करने के लिए, यानी कि जिनको गति करने के लिए झिल्ली से होकर के निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करना पड़ता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये एक पंप के रूप में कार्य करते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप जो होते हैं। अब सोडियम और पोटेशियम जो पंप होते हैं ना, ये हम पढ़ेंगे तंत्रिका वाले चैप्टर में। किसमें पढ़ेंगे, आगे बात समझे। तो तंत्रिका वाले चैप्टर में इन सोडियम और पोटेशियम पंपों को भेजने के लिए, सोडियम पोटेशियम आयनों को भेजने के लिए हमें पंप की आवश्यकता होगी, और ये सांद्रता को क्या करते हैं, संतुलित करने का काम करते हैं। तो पॉइंट देखो, यहाँ पर निम्न सांद्रता है, इधर उच्च सांद्रता है, इनको भेजने के लिए, अब इनको इधर डालने के लिए क्या करना पड़ रहा है, धक्का देना पड़ रहा है। क्या देना पड़ रहा है, धक्का देना पड़ रहा है। धक्का देना पड़ रहा है तो इसका मतलब ऊर्जा की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक है, चलो आज पढ़ेंगे यूकेरियोटिक कोशिका। कौन सी कोशिका, अच्छा यूकेरियोटिक कोशिका की सबसे बड़ी खास बात है कि एक तो स्पष्ट केंद्रक मिलता है और झिल्ली युक्त कोशिकांग मिलते हैं। ये दो पॉइंट याद रखोगे। यानी कि यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर आपको एक तो केंद्रक मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, इसके अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग मिलेंगे। ठीक है। अच्छा इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, ससीम केंद्रीय कोशिका। क्या बोलेंगे इनको, ससीम केंद्रीय कोशिका मिलेंगे। अब तुम्हें पता है हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ी थी। कौन सी कोशिका पढ़ी थी, प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ी थी। उस कोशिका के अंतर्गत कौन आता है, तो आप कहोगे सर उसके अंदर मोनेरा जगत आता है। कौन सा जगत आता है, मोनेरा जगत आता है। आगे बात समझे। अच्छा मोनेरा जगत के बाद में प्रोटिस्टा, फंजाई,
प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा आ गया, फंजाई आ गया, एनिमेलिया आ गया, प्लांटी आ गए, आगे उन चारों को किस में रखा गया? यूकेरियोटिक। तो याद रखोगे इसके अंतर्गत कौन कौन सा आ गया? एक तो फंजाई आ गया, दूसरा प्रोटिस्टा आ गया, तीसरा एनिमेलिया आ गया, चौथा कौन सा आ गया? प्लांटी आ गया। कौन सा आ गया? प्लांट। अब सबसे बड़ी खास बात है कि इस जगत में जो केंद्रक मिल रहा है, इस जगत की कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक मिल रहा है, उस केंद्रक के अंदर गुणसूत्र मिलेंगे। क्या मिलेंगे? और गुणसूत्र के अंदर क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा। क्या मिलेगा? डीएनए। और डीएनए जो होता है वो एक आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है जो गुणसूत्र के रूप में मिल रहा है। किस रूप में मिल रहा है? गुणसूत्र के। ठीक है। क्यों नहीं पाया जाता डीएनए? प्रोकैरियोटिक कोशिका में वर्ताकार डीएनए, जीनोमिक डीएनए पाया जाता है, जिसको हमने न्यूक्लियोइड नाम दिया था, जीनोफोर नाम दिया था। नग्न डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन की आवश्यकता है, हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। कैसे नहीं होता है भाई? पूरा पढ़ा है ना मैंने, देखो ये सारा पढ़ा है। देखो ऐसे कैसे भूल रहे हो तुम? हैं? मैं तो मेहनत करवा रहा हूं और तुम भूल रहे हो। ये क्या लिखा है? ये देखो, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीनोमिक, सॉरी, इनमें पाया जाने वाला डीएनए नग्न होता है क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, जिसे यहाँ पर लिखा हुआ देखो न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। आगे बात समझे। और डायग्राम में बड़ा करके बताया था, डायग्राम के अंदर इसमें वर्ताकार डीएनए पाया जाता है। आगे बात समझे। तो डीएनए सब में मिलेगा। डीएनए भाई आनुवंशिक पदार्थ है, तो डीएनए तो मिलेगा मिलेगा। अब एक और पॉइंट याद रखोगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, सॉरी यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है ना, वो समान नहीं होती। क्या नहीं होती है? समान नहीं होती है। जैसे पादपों की और जंतुओं की कोशिका अलग अलग होगी, दोनों प्रोकैरियोटिक कोशिका, लेकिन दोनों कैसी है? अलग अलग होगी। आगे बात समझ में, दोनों ही क्या होगी? अलग अलग होगी। ठीक है ना। तो ये देखो, एक तरफ तो आपके पादप कोशिका, दूसरी जंतु कोशिका। डायग्राम कॉपी के अंदर दोनों बनाने। ठीक है, चलो अंतर देख लो। ये टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद हो जाना चाहिए। सबसे पहले कोशिका भित्ति। अब तुम्हें पता है प्रोकैरियोटिक, सॉरी, पादप कोशिका है, इन पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है और सेलुलोज की बनी होती है। किससे बनी होती है? जबकि जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मिलती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं मिलती है। ये पॉइंट याद रखोगे। देखो इसके अंदर, देखो ये आपके पादप कोशिका, तो ये इसके बाहर वाली जो परत है ना, ये वाली परत, ये वाली जो परत है ना, इसी को हम बोलेंगे कोशिका भित्ति। क्या बोलेंगे? जबकि यहां पर तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? सीधा कोशिका झिल्ली देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? कोशिका झिल्ली। यहां पर सीधा का सीधा देखने को मिल रहा है। ये कोशिका झिल्ली होगी। कौन होगी? कोशिका झिल्ली होगी। तो जंतु कोशिका में तो सीधा कोशिका झिल्ली मिल रही है, यहां पर पादप कोशिका में सीधा क्या मिलेगी? कोशिका भित्ति मिलेगी। दूसरा पॉइंट देखो, रिक्तिका। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है, लगभग 90% स्थान घेरती है। कितने प्रतिशत? 90% स्थान घेरती है। कोशिका के अंदर याद रखोगे बड़ी रिक्तिका पाई जाती है और कोशिका के अंदर लगभग 90% स्थान घेरती है। अब देखो ये रिक्तिका, ये पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी क्या है? वैक्यूल या रिक्तिका है। ये क्या है? रिक्तिका। अच्छा, पादप कोशिका में रिक्तिका देखो, सॉरी जंतु कोशिका में रिक्तिका देखो, या तो मिलेगी नहीं, और मिलेगी तो कैसी मिलेगी? छोटी मिलेगी। क्या मिलेगी? छोटी मिलेगी। आगे बात समझ में, तो ये पॉइंट याद रखोगे। ठीक है। इसके अंदर रसदानी, रस भरे होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के जल वल ऐसे कोशिका रस भरे होते हैं, विशेष तौर से ध्यान रखोगे। देखो इसमें या तो छोटी होगी या अनुपस्थित होगी। तीसरी बात, लवक। क्या मिलेंगे? पादप कोशिका में लवक मिलेंगे, जैसे हरित लवक मिलता है, जिसके कारण उनका रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो याद रखोगे जीवाणु व कवक के अलावा हरे पादपों में उपस्थित होता है। लवक पादपों के अंदर मिलेगा, पादप कोशिकाओं के अंदर। यहाँ पर क्या नहीं मिलेगा? अनुपस्थित होगा। तो हमारे शरीर के अंदर लवक है क्या? नहीं है। अगर लवक होते तो हम भी प्रकाश संश्लेषी होते, तो लवक ही नहीं है हमारे। तारकाय, पादप कोशिकाओं में तारकाय नहीं पाया जाता है। कोशिका का विभाजन तारकाय से होता है, लेकिन पादप कोशिकाओं के अंदर तारकाय नहीं पाया जाता है। जबकि जंतु कोशिका में तारकाय उपस्थित होता है, और कोशिका विभाजन के समय ये तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है। कौन से तंतुओं का निर्माण करता है? तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है। ये तारकाय हो गया, और कोशिका विभाजन के समय ये अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ये 90 डिग्री के ऊपर होते हैं, ऐसे इनको तारक केंद्र बोलते हैं। और ये जब कोशिका का विभाजन करते हैं तो इस प्रकार के छोटे छोटे तर्कु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तर्कु। और यही तर्कु आगे जाकर के गुणसूत्रों से जुड़ जाते हैं। किससे जुड़ जाते हैं? गुणसूत्रों से जुड़ जाते हैं। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखोगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो अगला, लाइसोसोम। तारकाय कोशिकाओं में लाइसोसोम जो होते हैं पादप कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बहुत ही कम मात्रा में, या बहुत कम पादपों के अंदर पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है। माइक्रोविलाई,
पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। और अन्य खाद्य पदार्थों का संचय किस प्रकार होता है? तो याद रखो कि इनके अंदर सेलुलोज व स्टार्च के रूप में होता है, जबकि इनके ग्लाइकोजन और वसा के रूप में होता है। बस इतने से अंतर आपको याद रखना, इनसे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना। ठीक है, चलो चैप्टर को मजो अब आए। अभी तक तो सिर्फ आपने कहानी पढ़ी है। क्या पढ़ी है? कहानी पढ़ी है। डायग्राम का मजा और चैप्टर का मजा तो अब लेंगे आप। ठीक है, चलो कब से मजा आएगा? अब ये टॉपिक शुरू हो गया ना, अब देखना मजा यहां से शुरू होगा। आप यहां से अब पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य। क्या पढ़ेंगे? कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य में क्या? कोशिका द्रव्य देखो, पहले बात हो, चारों ओर कोशिका झिल्ली मिलेगी, फिर बीच में केंद्रक मिलेगा। इसके अंदर ये पूरा का पूरा पदार्थ जो होता है इसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब इसी साइटोप्लाज्म के अंदर देखो आपको केंद्रक मिल रहा है, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल रहा है, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर आपको गोल्जी बॉडी मिल रही है, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहा है, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम मिल रहा है, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर आपको लवक मिल रहे हैं। सब कुछ इसी साइटोप्लाज्म के अंदर मिल रहा है। तो कहने का मतलब है इसी में केंद्रक मिल रहा है, इसी के अंदर आपके और जैसे जल मिल रहा है, वसा मिल रहा है, ग्लाइकोजन मिल रहा है, कोशिकांग आदि पाए जाते हैं। आगे बात समझे, ये सब इसी के अंदर पाए जाते हैं। अब क्या है? अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है। आगे बात, झिल्ली के आधार पर कोशिकांग 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? झिल्ली के आधार पर। किसके आधार पर? झिल्ली के आधार पर। रट लो, पहला ऐसे कोशिकांग जिनमें केवल एक झिल्ली पाई जाती है, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी। 3 नाम याद रखोगे, जिसमें केवल एक ही झिल्ली पाई जाती है। इस प्रकार की एक झिल्ली पाई जाती है, वो एकल झिल्ली वाले हो गए। कौन से हो गए? एकल झिल्ली वाले हो गए। और जिनके अंदर 2 झिल्लियां मिल रही, एक झिल्ली ये हो गई, दूसरी झिल्ली ये होगी, 2 झिल्लियां मिल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक। और तीनों इंपोर्टेंट है। क्यों? क्यों? तीनों के अंदर कहीं मिला कर डीएनए। याद रख जो ओ इंपोर्टेंट है। तीनों के अंदर डीएनए मिलता है। तीनों के अंदर क्या मिलता है? डीएनए मिलता है। क्या मिलता है? डीएनए मिलता है। ध्यान रखोगे तो ये इंपोर्टेंट है। क्या है? इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग के अंदर डीएनए नहीं पाया जाता है? तो 3 और यदि और चौथा एम उद्देश्य के कोई, तो इन तीनों के अंदर क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा। क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा। आगे बात समझे, तो ये पॉइंट याद रखोगे। और देखो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 झिल्ली, हरित लवक में 2 झिल्ली और केंद्रक में भी क्या मिलेगी? 2 झिल्लियां मिलेगी। आगे बात समझे। फिर नेक्स्ट पॉइंट, झिल्ली रहित कोशिकांग जिनमें झिल्लियां नहीं पाई जाती है, राइबोसोम और तारक के अंदर सेंट्रोसोम। राइबोसोम और तारक। आगे बात समझ, इनके अंदर झिल्लियां नहीं पाई जाती। तो मेरे को बताओ, दोहरी झिल्ली वाले कितने? 3 नाम बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और तीसरा कौन सा हो गया? केंद्रक। आगे बात समझे। अच्छा, आपको पूछ लिया जाता है ऐसे कोशिकांग के नाम बताओ जिनके अंदर झिल्ली नहीं पाई जाती है, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। अब बाकी के जितने भी बच गए सारों के अंदर क्या मिलेगी? एकल झिल्ली मिलेगी। क्या मिलेगी? 5 नाम याद रखो। कितने नाम याद रखोगे? 5 नाम याद रखोगे। आगे बात समझे। ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब पढ़ेंगे ये अपना ईआर टॉपिक शुरू हुआ। ये रहा ईआर। ये देखो, ई यहां से लिया गया, आर यहां से लिया गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका। क्या बोलेगी इसको? अंतःप्रद्रवी जालिका के नाम से जानेंगे। आगे बात समझो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये आपको पढ़ना है। एक बार देखो इसको अच्छी तरह से, डायग्राम को। ये पूरा का पूरा केंद्रक है। ये पूरा क्या है? और इस केंद्र के चारों ओर झिल्लियों से बना हुआ एक तंत्र पाया जा रहा है, इसीलिए कहता है कि ये झिल्ली तंत्र है। क्या है? झिल्ली तंत्र। इस प्रकार की आपको झिल्लियां नजर आ रही है बहुत सारी। आ रही है कि नहीं आ रही है? आगे नहीं आगे? ठीक है ना। तो ये क्या है? ये पूरा का पूरा, इस केंद्र को छोड़ दो, ये पूरा का पूरा जो भाग है इसी को हम बोलते हैं ई आर। क्या बोलते हैं? ई आर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे बात समझे। तो ये पॉइंट याद रखोगे। देखो पॉइंट क्या याद रखना, आपको समझना क्या है मैं बताऊंगा। ठीक है ना, सारी चीजें मैं आराम से समझाऊंगा। ठीक है, पहले आपको कुछ पॉइंट याद रखना। यहां से देखो, सबसे पहले ईआर की खोज 1945 के अंदर पोर्टर नामक के वैज्ञानिक ने की थी। किस वैज्ञानिक ने की थी? और 1953 में थॉमसन ने इसको नाम दिया था। थॉमसन ने इसको क्या दे दिया था? नाम दे दिया था। खोज पोर्टर ने की थी। याद रखोगे, 1945 में खोज और 53 में क्या हो गया? नाम। संपूर्ण कोशिका में कोशिका द्रव्य में चपटी, महीन, शाखित, एकल झिल्ली युक्त थैलीनुमा संरचना होती है। पूरी कोशिका के अंदर चपटी, थैलीनुमा
याद रखोगे, चपटी होगी, थैलीनुमा होगी, शाखित होगी, आगे बात समझे, संरचनाएं पाई जाती है, आगे बात समझे, इसलिए ये झिल्ली युक्त होती है। कैसी होती है? झिल्ली। अच्छा, एक सिरा इसका केंद्र की तरफ होगा, दूसरा सिरा जो होगा वो कोशिका द्रव्य या सॉरी कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली की तरफ होता है। अब ये पॉइंट याद रखोगे, ये तो रट ही लो, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका आरबीसी में अनुपस्थित होती है। आगे बात समझे, प्रोकैरियोटिक कोशिका और आरबीसी में अनुपस्थित होती है। अब क्या है, अब पॉइंट को आराम से समझो, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे बात समझे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले कुछ पॉइंट याद रखोगे। क्या क्या पॉइंट याद रखोगे? मैंने अभी बताया था, यहां मैं लिख रहा हूं। एक तो याद रखोगे खोज, क्या याद रखोगे? खोज कब हुई थी? 1945 के अंदर किस वैज्ञानिक ने की थी? पोर्टर नामक के वैज्ञानिक ने, ठीक है। अच्छा, 1953 में किस वैज्ञानिक ने नाम दिया था? थॉमसन नामक के वैज्ञानिक ने इसको नाम दे दिया था ER। क्या नाम दे दिया था? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दे दिया था, ठीक है क्या? तो याद रखोगे, ये पूरी कोशिका में, देखो पूरी तो नहीं कह सकते हम कि कुछ लगभग कोशिका के अंदर फैला होता है। तो याद रखोगे, पूरी कोशिका के अंदर झिल्ली नुमा संरचना होती है। कैसी होती है? झिल्ली नुमा तंत्र होता है, ऐसा याद रखोगे, झिल्ली नुमा तंत्र होता है। आगे बात समझते, झिल्ली नुमा तंत्र यानी झिल्लियों से बने हुए। तो प्रश्न ध्यान रखोगे, ये प्रश्न पूछा जाएगा, झिल्लियों से कौन कौन से कोशिकांग बने हुए? तो पहला कोशिकांग कौन सा हो गया? ER आ गया। कौन सा आ गया? ER आ गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, जो पहला कोशिकांग है जो झिल्लियों से बना होता है, इसलिए इसको झिल्ली तंत्र बोलेंगे। आगे बात समझे, ठीक है। अगर हम एक हिसाब से देखें तो ये कोशिका का कंकाल भी बनाने का कार्य करता है। कोशिका का कंकाल भी बनाने का कार्य करता है, ध्यान रखोगे, ठीक है। मान लो ये कोशिका है, ये मान लो ये पूरी पूरी क्या है? ये कोशिका होगी। तो इसका एक भाग, देखो एक भाग तो ये एक भाग तो हो गया, ये किसकी तरफ है? केंद्र की तरफ है। किसकी तरफ है? केंद्र की तरफ है। तो याद रखोगे, इसका एक भाग तो किस तरफ होता है? एक भाग तो केंद्र के पास में होता है। किसके पास में होगा? केंद्र के पास में होगा। अगली बात समझते। और दूसरा जो भाग होता है, अच्छा दूसरा भाग किस तरफ हो गया? झिल्ली के, कोशिका झिल्ली की तरफ हो गया। किस तरफ हो गया? कोशिका तो झिल्ली की तरफ हो गया। तो दूसरा भाग का याद रखोगे, दूसरा भाग जो होता है वो कोशिका झिल्ली की तरफ है। किसकी तरफ है? कोशिका झिल्ली की तरफ है। आगे बात समझे, ये पॉइंट याद रखोगे, ठीक है ना। तो इतने पॉइंट किस किस को याद आ गए? इतने याद हुए, चलो अच्छी बात है, इतने याद हो गए। तो अब मैं कोशिका को हटा रहा हूं, क्योंकि हमें सिर्फ ये पढ़ना है। आ गया समझ में? नहीं आया? अरे आया नहीं है? इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद में आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है सबसे पहला पढ़, ध्यान से सुनोगे। देखो, इसके 3 भाग होते हैं। ये पूरा का पूरा जो यहां से लेकर के यहां तक जो मैंने बनाया था ना, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक का पूरा होता है ER। क्या होता है? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो एक मान लो, एक एग्जांपल के रूप में ऐसे समझो कि एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ये है और दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है। मान, अच्छा कितने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए? 2 हो गए। एक तो मैंने उधर बना दिया, एक इधर बना दिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 हो गए अपने। कितने हो गए? 2। अब ध्यान से सुनो, मान लो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी ये सतह है, इस सतह के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। जैसे मान लो इस सतह के ऊपर राइबोसोम मिल रही है, तो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी है जिसकी सतह के ऊपर राइबोसोम जुड़े हुए। कौन चिपके हुए? राइबोसोम चिपके हुए। आगे बात समझे, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, उनको बोलेंगे हम खुरदरी अंत्यप्रद्रवी जालिका। क्या बोलेंगे? खुरदरी अंत्यप्रद्रवी जालिका। तो ये जो ER होती है, ये जो ER होती है, इसको बोलते हैं RER। क्या बोलेंगे इसको? RER बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? खुरदरी अंत्यप्रद्रवी जालिका। क्या बोलेंगे? खुरदरी अंत्यप्रद्रवी जालिका। आगे बात समझ में, अंत्यप्रद्रवी जालिका इसको बोलेंगे। अब ये खुरदरी होने का कारण क्या है?
सबसे बड़ा कारण क्या, इसकी सतह पर क्या मिलेंगे हमें, राइबोसोम मिलेंगे। क्या मिलेंगे, इसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट याद रखोगे, इसकी सतह पर क्या मिलते हैं, इसकी सतह पर हमें राइबोसोम मिलते हैं। क्या मिलते हैं भाई, राइबोसोम मिलते हैं। आगे बात समझ, राइबोसोम चिपके हुए होते हैं। आगे बात समझ में नहीं है। अच्छा, राइबोसोम का क्या कार्य है, तो याद रखोगे प्रोटीन निर्माण का कार्य करना। तो बताओ, खुरदरी अंत्यपरिवर्धी जालिका किसका निर्माण करती है, खुरदरी अंत्यपरिवर्धी जालिका के ऊपर पाए जाने वाले राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, तो प्रोटीन का संश्लेषण करना इसी का काम हो गया। तो याद रखोगे, ये प्रोटीन का निर्माण करती है और प्रोटीन का संश्लेषण करना किसका कार्य हो गया, RER का हो गया। किसका आ गया, RER का हो गया। आगे बात समझे। अच्छा, तो सर ये राइबोसोम चिपके हुए कैसे होते हैं, तो तुम्हें पता है कि इस, मान लो इस बोर्ड को चिपकाना है तो बीच के अंदर किसी न किसी चीज की आवश्यकता होगी। तो नाम याद रखोगे, ये राइबोसोम जो होते हैं ना, राइबोफ्लोरिन, कौन से, राइबोसोम जो होते हैं वो दो प्रकार के प्रोटीन से जाकर के चिपके होते हैं, जिनको बोलते हैं राइबोफ्लोरिन। क्या बोलते हैं, राइबोफेरिन या राइबोफ्लोरिन नामक के प्रोटीन द्वारा ये आपस में चिपके होते हैं। राइबोफेरिन फर्स्ट बोल दो और एक राइबोफेरिन सेकंड बोल दो। एक ग्लाइकोप्रोटीन भी होता है, उनके माध्यम से ये आपस में चिपके हुए होते हैं। तो याद रखोगे कि ये अंत्यपरिवर्धी जालिका हो गई, इस अंत्यपरिवर्धी जालिका का ये राइबोसोम हो गया, इनको बीच में चिपकाने का काम किसका होता है, राइबोफ्लोरिन का। किसका होता है, राइबोफेरिन का। आगे बात समझ में नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखोगे किसमें, RER में। किसमें याद रखोगे, RER में। RER का पूरा नाम क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक, सॉरी, रप एंडोप्लाज्मिक अंत्यपरिवर्धी जालिका। क्या हो गई, रप एंडोप्लाज्मिक अंत्यपरिवर्धी जालिका। आगे बात समझ में, ठीक है। अरे आया नहीं आया, ठीक। दूसरा पॉइंट, ये जो अंत्यपरिवर्धी जालिका होगी इसको बोलते हैं SER। क्या बोलेंगे, SER। SER का पूरा नाम क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे इसको, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि चिकनी अंत्यपरिवर्धी जालिका। क्या बोलेंगे इसको, चिकनी अंत्यपरिवर्धी जालिका। आगे बात समझ में। अब इस पर क्या होगा, इस पर पहला पॉइंट तो याद रखोगे, राइबोसोम अनुपस्थित होंगे। कौन होंगे, राइबोसोम नहीं पाए जाते, इसलिए ये चिकनी होती है। तो याद रखोगे राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। क्या होता है, राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। आगे बात समझे, ये पॉइंट याद रखोगे, इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। अच्छा, इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं तो ये प्रोटीन का निर्माण करती है राइबोसोम, और प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य ये करती है। तो इस पर क्या मिलेंगे, तो याद मिलेंगे इस पर स्टेरॉइड, स्टेरॉइड, यानी स्टेरॉइड कहने का मतलब इसके ऊपर क्या मिलेंगे आपको, तो कुछ पॉइंट याद रखो। ये जो होती है ना, ये SER, ये वास्तविकता में वसा या स्टेरॉइड का संश्लेषण करती है। किसका संश्लेषण करती है, वसा या स्टेरॉइड पदार्थों का क्या करने का कार्य करती है, संश्लेषण करने का कार्य करती है। स्टेरॉइड का मतलब हो गया लिपिड। क्या हो गया, लिपिड। आगे बात समझे, तो लिपिड व स्टेरॉइड का कार्य संश्लेषण करती है। आगे बात समझे। तो अगर आपको प्रश्न पूछ दिया जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहली कौन सी होगी, दूसरी कौन सी होगी, RER। मतलब RER का मतलब क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, RER की खास बात क्या है, इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, SER की खास बात क्या है, इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते, राइबोसोम में नहीं पाए जाते। अच्छा, इस पर राइबोसोम पाए जाते, राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन निर्माण का। तो प्रोटीन का संश्लेषण करना भी इसी का काम हो गया। वहां पर राइबोसोम नहीं पाए जाते तो ये वसा और लिपिड का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। आगे बात समझ, इस पर स्टेरॉइड हार्मोन भी पाए जाते हैं। कौन सा हार्मोन पाए जाते हैं, स्टेरॉइड। फिर इसके बाद भी याद रखोगे, इसके अंदर जो राइबोसोम होते हैं ना, ये किसके माध्यम से चिपके होते हैं, तो राइबोफेरिन या राइबोफ्लोरिन नामक के प्रोटीन, राइबोफ्लोरिन फर्स्ट और सेकंड याद रखोगी। आगे बात समझ, इनके माध्यम से ये क्या होता है, चिपके हुए होते हैं। आगे बात समझ। अब खास बात क्या है कि ये जो अंत्यपरिवर्धी जालिका होती है, इसके तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। प्रकार दो होते हैं और भाग तीन होते हैं। याद रखोगे, प्रकार कितने होते हैं, दो, और इसके तीन भाग होते हैं। ध्यान से सुनोगे। पहला भाग जो होता है उसको बोलते हैं शिस्टर्नी। क्या बोलते हैं, शिस्टर्नी। अगली बात समझे, शिस्टर्नी जो होती है अशाखित होती है। कैसे होती है, अशाखित होती है। और इसी शिस्टर्नी पर क्या मिलते हैं, इसी शिस्टर्नी के ऊपर राइबोसोम चिपके होते हैं। ये पॉइंट याद रखोगे। आगे बात समझे, राइबोसोम चिपके हुए होते हैं शिस्टर्नी, और ये नलिकाकार संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, नलिकाकार संरचना होती है। आई बात समझे, नलिकाकार संरचना होती है। ये जितनी भी आप देख रहे हो ना, ये सारी की सारी ये शिस्टर्नी है। ये क्या है, शिस्टर्नी है, ये वाली। ये जैसे ये भाग पूरा पूरा देख लिया ना आपने, ये
ये पूरा का पूरा भाग सिस्टर्नी हो गया, ये वाला सिस्टर्नी हो गया, तो ये सारे सारे भाग क्या है, सिस्टर्नी है। तो याद रखो कि सिस्टर्नी जो होती है ना, चपटी होगी, लंबी होगी, असाकित होगी, चपटी होगी, लंबी होगी, असाकित होगी। आगे बात समझ में, नलिकाकार होती है, ध्यान रखोगे। अच्छा, एक पॉइंट याद रखोगे, ये जो सिस्टर्नी होती है ना, मैंने बता दिया कैसे, असाकित होगी, चपटी होती है, नलिकाकार होती है, ठीक है, राइबोसोम इसके ऊपर चिपके होते हैं। एक पॉइंट याद रखोगे, ये जो सिस्टर्नी होती है, जैसे ये सिस्टर्नी मैंने बना दी, ये मान लो ये इस प्रकार की सिस्टर्नी मैंने बना दी, ठीक है, ये पूरी पूरी सिस्टर्नी हो गई। अब इस सिस्टर्नी का ये जो खाली भाग होता है ना, ये वाला भाग, ये खाली भाग होता है, इसको बोलते हैं इंटर सिस्टर्नल स्पेस। क्या बोलेंगे इसको, इंटरसिस्टर्नल स्पेस के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में नहीं है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट याद रखोगे, सिस्टर्नी कैसी होती है, असाकित होती है, लंबी होती है, चपटी होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है, और इसी पर राइबोसोम ज्यादातर चिपके हुए मिलते हैं। और याद रखोगे, ये आरईआर में भी मिलेगी, एससीआर में भी मिलेगी। तो एससीआर में तो वैसे राइबोसोम नहीं पाए जाते, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सिस्टर्नी का जो आंतरिक भाग खाली होता है, इसको बोलते हैं इंटरसिस्टर्नल स्पेस। क्या बोलेंगे, आगे बात समझते। तो दूसरा पॉइंट याद रखोगे, इसी के पास में आपको इस प्रकार की छोटी छोटी पुट्टिकाएं नजर आएगी। क्या नजर आएगी, पुट्टिका नजर आएगी, इनको बोलेंगे वेसिकल्स। क्या बोलेंगे, पुट्टिका या वेसिकल्स। तो ये बताओ, अंत्यपरिद्रवी जालिका का दूसरा भाग कौन सा हो गया, पुट्टिका। क्या हो गया, पुट्टिका, या इसी को बोलते हैं वेसिकल्स। क्या बोलते हैं, वेसिकल्स। आगे बात समझते, ये दूसरा भाग हो गया। कौन सा भाग हो गया, दूसरा। पहला भाग कौन सा हो गया, सिस्टर्नी। पहला भाग कौन सा हो गया, सिस्टर्नी। दूसरा कौन सा हो गया, पुट्टिका। और ये गोलाकार या अंडाकार भाग होते हैं, या तो गोल मिलेंगे या अंडाकार भाग मिलेंगे। आगे बात समझे, ये गोलाकार और अंडाकार होते हैं, ध्यान रखोगे, ठीक है ना। अच्छा, एक बात ध्यान रखोगे, ये ज्यादातर उन कोशिकाओं के अंदर, या हम कह सकते हैं उस, ये ज्यादातर उसमें मिलेगा जिसके अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। किसका संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण। तो याद रखोगे, प्रोटीन संश्लेषण वाला कौन है भाई, आरईआर। कौन है, आरईआर में इनकी संख्या क्या देखने को मिलेगी, ज्यादा देखने को मिलेगी। तीसरी जो होती है उसको बोलेंगे नलिका। क्या बोलेंगे, नलिकाएं, या इनको बोलेंगे ट्यूबल्स। क्या बोलेंगे, ट्यूबल्स। आगे बात समझ, ट्यूबल्स। अब ट्यूबल्स जो होती है, वो देखो इन दोनों को जोड़ने का काम करती है, इसको और इसको, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है कुंडिका को। किसको, कुंडिका, या हम कह सकते हैं सिस्टर्नी, और पुट्टिका को जोड़ने का काम किसका होता है, नलिका का। आगे बात समझते। अब देखो, इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें ये कैसी होती है, असाकित होती है, तो ये कैसी होगी, ये साकित होती है। कैसी होती है, साकित होती है, इस प्रकार की होती है, ये शाखाओं में बटी हुई होती है, ऐसे। आगे बात समझे, आगे बात समझे। तो ये क्या होगी, शाखाओं में बटी हुई होती है, साकित होती है। कैसी होती है, साकित होती है। आगे बात समझे, तो ये इस प्रकार ये क्या होगी, साकित होगी। आगे बात समझे, ठीक है। और ये किन किन को, पुट्टिका को और सिस्टर्नी को जोड़ने का कार्य करती है। इन दोनों को क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। आगे बात समझ में नहीं आया, अरे आया नहीं आया। अगर आपको पूछ लिया तो इन सब में अनियमित और अव्यवस्थित आकृति वाली संरचना कौन सी है, तो नलिका है। कौन सी है, नलिका। जो कैसी होती है, अनियमित आकृति वाली होती है। कैसी होती है, अनियमित या अव्यवस्थित आकृति वाली होती है। आ गया समझ में नहीं है, तो ये आपके कंप्लीट हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो डायग्राम समझ में आएगा अच्छी तरह। वो कहीं है, पहले तो ये बताओ मेरे को, ये क्या है, ये तो केंद्र हो गया। कौन हो गया, और केंद्र के पास में ही झिल्लियों से बना हुआ एक तंत्र पाया जाता है जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक तो होगा आरईआर, दूसरा कौन सा होगा, एसईआर। आ गया समझ में, अरे आ गया नहीं आ गया, चलो एक बार अपनी नोट्स की ओर चलते हैं ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। आकृति के आधार पर तीन प्रकार की संरचना मिलती है इसके अंदर। सबसे पहले कौन सी मिलेगी, सिस्टनी मिलेगी। कौन सी मिलेगी, हालांकि मैंने सारा पढ़ा दिया। देखो, सिस्टनी कैसी होगी, चपटी होगी, लंबी होगी, असाकित होगी। चपटी होगी, लंबी होगी, असाकित थैलीनुमा संरचना होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है। मध्य में पाए जाने वाले भाग को बोलते हैं इंटर या अंतर सिस्टर्नल स्पेस। क्या बोलेंगे, अंतर या इंटर सिस्टर्नल स्पेस। आगे बात समझ। दूसरी जो होती है उनको बोलते हैं पुट्टिका या वेसिकल्स। वर्ताकार या अंडाकार होती है, प्रोटीन संश्लेषण वाली कोशिकाओं में ज्यादा, कोशिकाओं में ज्यादा पाई जाती है। नलिका, नलिका जो होती है आकृति व व्यवस्था में अनियमित वाली होती है, सिस्टर्नी व वेसिकल्स को जोड़ने का कार्य करती है। ये तीनों प्रकार के मैंने क्या बता दिए थे। यहाँ पर ये वाला थोड़ा गलत बना दिया, ये ऐसे है, तो याद रखोगे ये साकित होगी। ये कैसी होगी, साकित होगी। आ गया समझ में, ठीक है। फिर इसके बाद में ईआर के प्रकार देखो।
दो प्रकार की होती है। सबसे पहले तो होगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी चिकनी अंतःपरिवर्धी जालिका। बाहरी सतह पर राइबोसोम कण नहीं पाए जाते, इसलिए इनको कणिका विहीन जालिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिर नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि वसा और लिपिड का संश्लेषण करते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन चिपके हुए होते हैं। फिर नेक्स्ट आती है आपके खुरदरी अंतःपरिवर्धी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसके कारण इसकी सतह खुरदरी होती है और प्रोटीन का क्या करती है? संश्लेषण करती है। राइबोसोम जो होते हैं वो राइबोफोरिन नामक के प्रोटीन से चिपके हुए होते हैं। आ गया समझ में? अब कार्य, अब क्या पढ़ते हैं? कार्य। आगे बात समझ में? ठीक है, ये कार्य पॉइंट याद रखोगे। ये पहला कार्य एटीपी का निर्माण करना। किसका नाम निर्माण करना? एटीपी का निर्माण करना। आगे बात समझ, ये पहला कार्य बता रखा है कि एटीपी का निर्माण करना। अब सबसे ज्यादा एटीपी का निर्माण वैसे माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। आगे बात समझे? तो ये पॉइंट याद रखोगे। दूसरा पॉइंट याद रखोगे, पदार्थों का परिवहन करना। क्या करना? पदार्थों का परिवहन करना। आगे बात समझे, केंद्रक के पास में कोई भी पदार्थ है वो कोशिका अंतःपरिवर्धी जालिका के पास में आ जाते हैं, ये इनको गोल्जिकाए तक पहुंचाने का कार्य करती है। कहां तक पहुंचाने का कार्य करती है? गोल्जिकाए। कोशिका विभाजन के समय, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इंपॉर्टेंट है इसका, कि कोशिका का जब विभाजन होता है तो जो कोशिका झिल्लियां होती है उनका बढ़ाने का काम इसी का होता है। झिल्ली है पहली बात तो ये खुद, तो कोशिका विभाजन के समय जो कोशिका नहीं बनेगी उस कोशिका में एक तो कोशिका झिल्ली बनाने का काम करेगी, इसके अलावा जितने भी जो दोहरी झिल्ली युक्त वाले कोशिकांग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक हो गया, इनकी झिल्ली बनाने का काम भी इनका होता है। 3 पॉइंट हो गए। फिर इसके बाद में अभी ये चौथा हमने पढ़ लिया था कि प्रोटीन, वसा और स्टेरॉइड का क्या करते हैं? संश्लेषण करने का कार्य करते हैं। 5वां पॉइंट देखो, यकृत कोशिकाओं में किसमें मिलेगी? यकृत कोशिकाओं में जो एससीआर होती है ये दवा का निराविषीकरण करने का कार्य होती है, उस दवा को खत्म करने का कार्य करती है। तो ये पॉइंट भी याद रखोगे। आगे बात, उसमें जो जहर है उसको निष्क्रिय कर देती है। क्या कर देती है? निष्क्रिय कर देती है। तो याद रखोगे यकृत कोशिकाओं में जो एससीआर पाया जाता है ये विष, विष का मतलब जहर, और दवा, दवा जो होती है उनका क्या कर देती है? निराविषीकरण कर देती है, उनको जहर को क्या कर देती है? खत्म करने का काम करती है। और ये अन्य पदार्थों का संग्रहण भी करती है। क्या करती है? अन्य पदार्थों का संग्रहण भी करती है। आगे बात